हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन थोड़ा अलग और हटकर होने वाला है। एक क्वेरी आ रही थी बहुत सारे बच्चों की, जो लोग एप्लीकेशन विजिट करते हैं बैचेस एनरोल करने के लिए, और कहीं ना कहीं एक डाउट बहुत मन में आता है। और जो मैक्सिमम बच्चों का डाउट था, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान थे। सर, हम पढ़ना तो चाहते हैं एमपीपीएससी, पर हमारा पेपर इस साल नहीं है, अगले साल है। फॉर एग्जाम्पल 2025 चल रहा है, तो हमारा पेपर 2026 में नहीं है, हमारा पेपर 2027 में है या 28 में है, या मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे अभी कौन सा बैच लेना पड़ेगा या लेना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, और साथ ही साथ आप किस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं। आप ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप अगले साल का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, 26 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या उसके बाद वाला कोई अटेम्प्ट देना चाहते हैं 27 का। तो ये एक जनरल वीडियो होने वाला है। और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो 26 लग चुका है, तो डोंट वरी, मैं इसको ईयर वाइज गैप में समझाता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल शुरुआत से शुरू करते हैं। उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको अगले साल ही अटेम्प्ट देना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अगले साल का अटेम्प्ट रहे, तो आपको कौन सा बैच लेना है। अच्छा, इस पर भी दो टाइप की कैटेगरीज हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले अपना प्री कंप्लीट करना होता है। फिर कुछ लोग आते हैं कि सर पहले हमारा प्री निकल जाए, उसके बाद हम मेंस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें साथ में ही करना है, और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें साथ में करना है पर टाइम बहुत है, हमारे पास 2 साल 3 साल का समय है, तो हम क्या करें। तो पहले तो मैं इस दोनों तीनों कैटेगरी को अलग अलग कर देता हूं, और उसके बाद आपको समझाता हूं कि आखिर आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो कौन से कोर्सेज या किस कोर्स को लेने पर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा या आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर समझनी है, क्या आपका पेपर नेक्स्ट ईयर है, क्या आपका पेपर अगले साल है। अगर आपका पेपर नेक्स्ट ईयर ही है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में दो टाइप के लोग हैं। पहला, जिन्हें सिर्फ प्री पढ़ना है, और जब प्री निकल जाएगा उसके बाद हम मेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेंस पढ़ेंगे। दूसरे इस प्रकार के लोग हैं कि सर हमें प्री और मेंस दोनों ही एक साथ पढ़ना है, या हम अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते, या हम प्री के बाद मेंस का टाइम नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो जाए, अभी हो जाए तो बेटर है। हम उसको अलग से टाइम नहीं देंगे। ठीक है, दूसरे उस टाइप के लोग होते हैं जिनके पास अभी भी 2 से 3 साल का समय है, जो ग्रेजुएशन में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फर्स्ट ईयर में ही है। कई बार मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो इवन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ही अपनी तैयारी चालू कर देना चाहते हैं। इतने अलर्ट और अटेंटिव बच्चे भी होते हैं। तो अगर आप इनमें से हैं तो आपको क्या करना है, आप इनमें से हैं तो आपको क्या करना है, और इनमें से हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो अगर आप वो लोग हैं जो कि आपको अगले साल ही आपको पेपर देना है, ठीक अगले साल, और आप चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स अलग करें और मेंस की तैयारी तब करें जब हमारा प्री निकल जाएगा, तब हम मेंस की तैयारी करें, तो आपके पास प्री और मेंस के सेपरेट बैचेस होते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ऊर्जा बैच, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स बैच। जैसे ही आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपका प्रीलिम्स पूरा हो जाएगा, हम तुरंत मेंस बैच चालू कर देंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप अभी प्रीलिम्स ज्वाइन करें, प्रीलिम्स खत्म होने के बाद आप मेंस ज्वाइन करें, तो फिलहाल आपके लिए जैसे ऊर्जा बैच है, ठीक है, आक्रोश बैच है, ये वो बैचेस हैं जो कि आप ले सकते हैं। और इस पर एक क्रैश कोर्स भी होता है, हालांकि वो ऐसा ही वाला है। तो अभी हम एमबीबीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बैचेस हैं। फिर आते हैं अच्छा, ये अभी प्रीलिम्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी आपके पास प्रीलिम्स का डेट आया नहीं है, या प्रीलिम्स का भी पेपर हुआ नहीं है। जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, तो कुछ बैचेस आपको यहाँ पर 1 से 2 बैचेस मेंस के लिए भी दिखने लगेंगे। तो जब आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाए इन बैचेस के बाद, तो आप फिर मेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाले बच्चे जिनको प्रीलिम्स अलग करना है, मेंस अलग करना है, उनको अपना टारगेट समझ में आ गया है कि मुझे अभी फिलहाल कौन सा बैच को एक्सेस लेना है, या मुझे कौन सा बैच सेलेक्ट करना है। फिर अब वो बच्चे आते हैं जिन्हें सर हमें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में ही तैयारी करनी है, हमें पता है कि शायद प्रीलिम्स के बाद सफिशिएंट टाइम ना मिले हमें स्पेसिफिकली कि हम मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएं, या पूरी मेंस की, क्योंकि एक्सटेंसिव स्टडी होती है, मेंस की पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, लिखना बहुत पड़ता है, पढ़ाई तो ठीक है, लिखना बहुत पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ ही कवर हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास आता है प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच। जैसे ये है इंटीग्रेटेड बैच, ठीक है, इंटीग्रेटेड बैच, जहां आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है।
प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है। तो हम यहाँ पर आपको उसी फॉर्मेट में चलाएंगे, पर एक ही बैच में, आपको अलग अलग एक्सेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम आपका प्रीलिम्स का कंप्लीट करवाएंगे, फिर हम आपका मेंस कंप्लीट करवाएंगे। इसमें आपको 2 अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक बैच ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। टोटल आपका सिलेबस वहीं पर कंप्लीट होगा, पूरा कवर किया जाएगा। अच्छा, इनमें से किसी भी बैच में कोई भी सिलेबस नहीं छोड़ा जाएगा। अगर प्रीलिम्स का भी बैच ले रहे हो तो प्रीलिम्स हम पूरा प्रीलिम्स कवर करवा रहे हैं। और ये बात तो ऑब्वियस ही है कि अगर मैं इंटीग्रेटेड बैच लूंगा तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, तो वहां पर भी प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस होगा, और फाउंडेशन बैच लोगे तब भी आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, मेंस का बैच जब आएगा तब मेंस का सिलेबस पूरा कवर होगा। इसमें भी जब मेंस हम लोग करवाएंगे तो पूरा बैच पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें। कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है तो उम्मीद करता हूं इनका क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ में स्टडी करना है तो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच लेना है। और ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये नाम वेरी हो सकते हैं, तो आप प्लीज जब बैच ले रहे हो तो आप देख लीजिएगा कि उसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस लिखा है या नहीं लिखा है ब्रैकेट में। ठीक है, फिर आते हैं वो बच्चे जो सबसे ज्यादा मुझे टकराए हैं अभी तक कि सर हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं, हम अभी सेकेंड ईयर में हैं, हम अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास अभी 2 साल 3 साल का समय है, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, या उसके बाद वाला भी कई बार मैंने देखा है कि 3-3 साल बाद भी अटेम्प्ट्स हैं बच्चों के। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अगर आप अभी से अवेयर हैं और अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आई थिंक द बेस्ट टाइम आप ही के पास है। और यहां पर आता है फाउंडेशन बैच। यहां पर आपको लेना चाहिए फाउंडेशन बैच। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन बैच एंड प्री प्लस मेंस बैच? देखो, फाउंडेशन बैच में दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो मैं पॉलिटी का कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रीलिम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन और मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दोनों दी जाएगी। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर प्रीलिम्स में तो चलो हम लोग डेटा मगअप कर लेंगे, याद कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, बस सेम टाइम पे मेंस कैसे होगा? तो देखिए, क्लास में ही आपको मेंस के 2 मार्कर्स, 7 मार्कर, 11 मार्कर्स की भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ होमवर्क भी दिया जाता है, डीएमपीज भी होती हैं, डेली मेंस प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं। तो आपको ये बताया जाता है कि भैया ये टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये डेटा है प्रीलिम्स का, तो प्लीज इसको मेक श्योर कर लीजिए, आप नोट कर लें। फिर ये डेटा है मेंस का, और मेंस में 2 मार्कर्स यहां पर बनेंगे, 7 मार्कर्स यहां पर बनेंगे, 11 मार्कर्स यहां पर बनेंगे। तो 2 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इन्हें इस तरीके से लिखना है। 7 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इसको इस तरीके से लिखना है। 11 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इसको इस तरीके से लिखना है। और ये चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जिनके पास 2 साल का समय है वही फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का भी समय है तो भी आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली मैंने देखा है कि जिनके पास 1 साल का समय होता है वो फाउंडेशन बैचेस से थोड़ा सा परहेज करते हैं। बट सच बताऊं तो सबसे काम का जो बैच होता है वो फाउंडेशन बैच होता है, क्योंकि ये आपके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक डेप्थ देता है। क्योंकि देखिए, मेंस क्या है, मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा, लिखने के लिए जानकारी नहीं होगी, तो आप लिखेंगे क्या? ठीक है, तो साथ ही साथ आप जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको यह बताया जाता है कि भाई 2 मार्कर में इसमें इस तरीके से सवाल आते हैं, आपको ये डेटा उसमें लिखना होता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो वो जो साइमल्टेनियसली स्टडी साथ साथ चलती जाती है वो आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि जो लोग ये बैचेस लेंगे, दे नो, जिनके पास जो 1 आध 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1 आध मेंस लिख चुके हैं, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को जो मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है तो आपको बहुत लिखना पड़ता है। दिन के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे आप कंटिन्यू लिख रहे हो, और 4 घंटा तो लिख रहे हो, मिनिमम 4 घंटा तो लिख रहे हो, इसके बाद जो स्टडी है वो अलग है। तो यहां पर जो मेहनत है वो बहुत बढ़ जाती है प्रीलिम्स के बाद, अगर आपने मेंस की पहले से तैयारी नहीं कर रखी है तो यहां पर मैं कहता हूं कि फाउंडेशन बैच आपका यहीं पर हेल्प करता है कि एक बार आपका प्रीलिम्स हो जाएगा ना तो आपको मेंस के लिए जीरो से शुरू नहीं करना है। यू नो द रेस्ट, आपको पता है कि चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, क्या लिखना है, कैसे 2 मार्कर्स को डील करना है, कैसे 7 मार्कर्स को डील करना है। अब आपको उस बचे हुए समय में एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है।
क्योंकि आपके पास पहले से डेटा है, आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं, तो अब आपको सिर्फ लिखना है उस चीज को, और जितना ज्यादा हो सके उतना लिखना है। ठीक है, अब इस पर आंसर राइटिंग स्किल्स वाली चीज आती है। किसी की आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है, किसी की आंसर राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है या हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करता है, वो फिर उतनी ज्यादा प्रैक्टिस देता है उस चीज को, कि मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर काम करूं, या मैं थोड़ा सा अपने कंटेंट पर काम करूं, या मैं थोड़ा सा अपने रिप्रेजेंटेशन पर काम करूं। ठीक है, तो वो चीज के लिए आपको यहां पर समय मिलेगा, यहां पर आपको समय मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो ऑलरेडी है। अब आपको इसको परोसना है, खाना बन चुका है, अब आपको जितने अच्छे तरीके से हो सके उसे यहां पर परोसना है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट चॉइस ये होता है कि आप फाउंडेशन बैच लें, क्योंकि यहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ाया जाता है, और यहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस का जो ग्लांस है, हर टॉपिक का जो प्रीलिम्स और मेंस का पूरा निचोड़ है वो दिया जाता है एक बार में। ठीक है, यहां थोड़ा सा अलग अलग हिसाब क्यों है वो आप समझ रहे हो, और वो डिमांड भी होती है कई बच्चों की कि सर हमने हमने एक दो अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, हमें पता है मेंस कैसा आता है, हमें पता है क्या लिखना है, पर हमारा कभी ना प्री में थोड़ा बहुत चूक जाता है। मेरा 2 साल पहले प्रीलिम्स निकला था, पिछली बार प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रीलिम्स में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं केवल प्रीलिम्स लेना चाहता हूं, या मेरा प्रीलिम्स तो हर बार निकल जाता है, मैं केवल मेंस लेना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी है, कई लोगों के साथ होती है, कई लोगों के साथ नहीं होती है, तो जिनके साथ होती है उनके लिए यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से अरेंज की गई हैं। अगर आपके पास 2 साल, 1 साल, पूरा 1 साल का समय है, या 2 साल का समय है, 1 साल से ज़्यादा का समय है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग फाउंडेशन बैच पर जाएं, क्योंकि वहां पर आपको आपके समय का बेस्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से जो भी बैचेस हैं मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज में है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर ये इंग्लिश क्या है, व्हाट इज दिस इंग्लिश। हिंदी तो समझ में आ गया सर, इंग्लिश बैच का क्या मतलब है। इंग्लिश बैच का मतलब है कि यहां पर जो कंटेंट होगा वो आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, बट जो डिलीवरी है क्लास में, जो मैं भाषा बोल रहा हूं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, वो समझाने की भाषा एक्चुअली हिंदी ही रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। ठीक है, तो जो हम लोग जनरली, जैसे मैं कुछ इंग्लिश के शब्द यूज कर रहा हूँ, जनरली हो गया, कुछ टेक्निकल शब्द जब मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स को पढ़ाते समय, तो मैं इंग्लिश के शब्द यूज करूंगा। कभी कुछ मुझे सेंटेंस लिखवाना है, ठीक है, तो वो मैं इंग्लिश का यूज करूंगा, जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में दूंगा। तो ये है हमारा इंग्लिश बैच। हिंदी में सारी चीजें प्योर हिंदी के हिसाब से चलेंगी, और उम्मीद करता हूं आपको यहां तक के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जितने भी बच्चों को इन मुद्दों पर, छोटे छोटे से मुद्दे हैं, इन पर डाउट थे, वो शायद क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, प्लीज़ जाकर कमेंट करें। और अगर आप लोगों के डाउट्स ऐसे रहे कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाना पड़े, तो मैं बिल्कुल वो भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट अगले किसी सेशन में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।